नमस्कार। आज हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। मकसद ये है कि भाई लोगों को सतह से परे जाकर कैसे समझें, उनके असली इरादे, भावनाएं, वो सब। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी को पढ़ना जैसा नहीं है। ये असल में कोशिश है ये समझने की कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनकी प्रेरणाएं क्या है, वो क्या है जो वो कह नहीं रहे, उनके व्यवहार में क्या पैटर्न दिखते हैं, हाँ, तो शुरुआत करते हैं प्रेरणा से। किताब कहती है कि हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जी। चाहे हमें पता हो या ना हो। और अक्सर ये वजह होती है सुख ढूंढना और दर्द से बचना, प्लेजर प्रिंसिपल। बिल्कुल। ये एक बुनियादी बात है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। हाँ, इसमें जैसे कार्ल युंग की शैडो वाली बात भी जुड़ती है, मतलब हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से जिन्हें हम खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे कि डर या कोई असुरक्षा। हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम दबा देते हैं पर वो फिर भी हमारे फैसलों पर, हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं। और फिर मैस्लो की ज़रूरतों का पिरामिड है। ओ हाँ, वो हायरार्की ऑफ नीड्स। जी। कोई अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए जी रहा है, या सम्मान के लिए, या कुछ और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म भी तो हैं। जैसे किसी बात को मानना ही नहीं, इनकार कर देना। हाँ, इनकार करना, या फिर किसी गलत चीज़ के लिए अच्छे अच्छे बहाने बनाना, रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो जैसे किताब में वो उदाहरण था कि कोई सहकर्मी डेडलाइन को लेकर बहुत परेशान है। जी। तो हो सकता है ये सिर्फ काम का प्रेशर न हो, बल्कि कहीं ना कहीं वो असफलता का डर हो, जो शायद उसकी शैडो का हिस्सा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये समझने से ना हम सिर्फ उसके गुस्से या चिंता को नहीं देखते, हम उसके पीछे की वजह को थोड़ा महसूस कर पाते हैं, और इससे थोड़ी सहानुभूति भी आती है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई मन की बातें, पर तन क्या कहता है? बॉडी लैंग्वेज, अशाब्दिक संकेत, किताब इस पर भी काफी जोर देती है। बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हाँ। तो शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, और खासकर वो पॉल एकमैन वाले माइक्रो एक्सप्रेशंस। वो पल भर वाले भाव है ना, जो असली फीलिंग दिखा जाते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है किताब में। क्या? कि किसी एक इशारे से, जैसे मान लीजिए किसी ने हाथ बांध रखे हैं, तो बस ये मान लेना कि वो डिफेंसिव है, ये ठीक नहीं। अच्छा। तो जरूरी है कि आप इशारों के समूह, मतलब क्लस्टर्स को देखें, और किस माहौल में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो हो रहा है, ये भी समझें। और सबसे अहम, किसी इंसान का बेसलाइन जानना, मतलब वो आम तौर पर कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। मतलब अगर कोई है जो नॉर्मली थोड़ा बेचैन रहता है, हाथ मलता रहता है, तो किसी खास दिन ऐसा करने का मतलब शायद तनाव ना हो। बिल्कुल, ये उनका नॉर्मल हो सकता है। वो जो बेचैनी दिखाने वाले इशारे होते हैं ना, जैसे चेहरे को छूना, बाल संवारना, पैर हिलाना, हाँ हाँ। ये अक्सर तनाव या असहजता दिखाते हैं, पर तभी जब वो उनके सामान्य व्यवहार से अलग हों। बदलाव पकड़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुए पल भर के संकेत। किताब व्यक्तित्व के पैटर्न पर भी बात करती है, जैसे वो बिग 5 मॉडल। जी, बिग 5, ओपननेस, कॉन्शियसनेस वगैरह। हाँ, ये किसी के लंबे समय के व्यवहार को समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये मॉडल एक दिशा दे सकते हैं, पर हमें लोगों पर ठप्पा लगाने से बचना चाहिए। मतलब किसी को बस एक लेबल दे दिया, वो ठीक नहीं। सही बात है। असली ताकत तो ध्यान से देखने में है, ऑब्जर्वेशन में। किताब थिन स्लाइसिंग की बात करती है। थिन स्लाइसिंग, ये क्या है? मतलब बहुत कम जानकारी से तेजी से किसी के बारे में एक पहली राय बनाना। ये हम सब करते हैं, अनजाने में। अच्छा, गट फीलिंग जैसा। हाँ, कुछ वैसा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तो इसके बाद आता है सचेत होकर देखना। ध्यान देना कि कोई कौन से शब्द चुनता है, कैसे बोलता है, उनका घर या डेस्क कैसा है, सोशल मीडिया पर कैसे हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये सब छोटे छोटे सुराग मिलकर एक ज्यादा साफ, ज्यादा गहरी तस्वीर बनाते हैं। अब एक मुश्किल सवाल, धोखा, झूठ। हाँ, ये हमेशा पेचीदा होता है। किताब तो साफ कहती है कि झूठ पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है, एक्सपर्ट्स के लिए भी। बिल्कुल सही। वो जो पुरानी बातें ना कि झूठा इंसान नजरें चुराएगा या हिचकिचाएगा, हाँ। वो अक्सर गलत साबित होती हैं। बहुत से लोग नजरें मिलाकर आराम से झूठ बोल सकते हैं। तो फिर कैसे पता चले? देखिए, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर रहना काफी नहीं है। किताब कहती है कि बातचीत की जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो ज्यादा काम आ सकती हैं। जैसे ओपन एंडेड सवाल पूछना, ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो। इससे कहानी में अगर कोई झोल है तो वो सामने आ सकता है। अच्छा। या फिर एक और तरीका है, कॉग्निटिव लोड बढ़ाना। कॉग्निटिव लोड,
मतलब सामने वाले के दिमाग पर बोझ बढ़ाना, उनसे उल्टे क्रम में कहानी सुनाने को कहना या बहुत सारे सवाल एक साथ पूछना। ओह, ताकि झूठ गढ़ना और मुश्किल हो जाए। हाँ, क्योंकि झूठ बोलने और उसे बनाए रखने में दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है सच बोलने के मुकाबले। ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन यहाँ भी वही बात याद रखनी है, उनकी सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन से तुलना करना जरूरी है और कोई गारंटी नहीं है। सही है, सावधानी तो रखनी ही होगी हमेशा। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो लोगों को समझना कोई आसान फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक कला है, इसमें उनकी अंदरूनी इच्छाओं को समझना, उनके अशाब्दिक संकेतों को देखना, उनके व्यवहार के पैटर्न को पहचानना और खुद ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये सब शामिल है। आपने एकदम सही कहा। ये सारी तकनीकें, ये समझ हमें दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती हैं, रिश्ते बेहतर बना सकती हैं। हाँ, पर शायद असली समझ की शुरुआत कहीं और से होती है। कहाँ से? खुद से। जैसा अरस्तु का वो कोट है जो किताब में भी है, खुद को जानना ही सारे ज्ञान की शुरुआत है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। शायद दूसरों को समझने की कोशिश करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम खुद को कितना समझते हैं, है ना? ये विचार हम यहीं छोड़ते हैं।